हेलो स्टूडेंट्स। चलिए, पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को प्रथम कोटि अभिक्रिया के बारे में आपको डिटेल से बता दिया था। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग का टॉपिक है छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया। ठीक है, पहले इसको समझ लेते हैं तब हम लोग आगे देखेंगे। चलो यहाँ से देखा जाए, हम लोगों के आज के क्लास में है छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया। थोड़ा सा केस क्लियर किया जाए। देखो तो, जैसे हम लोग को एक रिएक्शन यहाँ दिया हुआ है CH3 डबल बॉन्ड O 2H5 प्लस में यहाँ पर दिया हुआ है आपको H2। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में रिएक्शन से आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है थोड़ा देखा जाए। तो प्रोडक्ट यहाँ से आप कितनी बार ऑर्गेनिक में रिएक्शन पढ़ चुके हैं कि आपका जो वाटर होता है इसको आप तोड़ देते हो किस चीज में, H+ और OH- में। नहीं, इस पर होता है पॉजिटिव चार्ज, तो यही OH- आकर इस पर हम लोग का जुड़ जाता है, तो ये बॉन्ड आपका खुल के इधर चला आता है, जिसके कारण से ये जो H+ आपका है ये H+ जाकर इस ऑक्सीजन पे जुड़ता है। नहीं, तो आपको क्या बनेगा, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O और इससे क्या जुड़ेगा OH, तो ये क्या आपका एसिड प्रोडक्ट बनेगा। CH3 C डबल बॉन्ड OH ये प्रोडक्ट बनेगा, प्लस दूसरा प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, तो सोचो C2H5O और इस O से कौन जुड़ेगा, ये H, एक आपका प्रोडक्ट बनेगा अल्कोहल। नहीं, एक प्रोडक्ट आपका बनेगा C2H5OH, एक प्रोडक्ट आपका ये बन जाएगा। तो यहाँ से एक प्रोडक्ट आपका एसिड बना और एक प्रोडक्ट आपका क्या बना, अल्कोहल बना। ठीक है, चलो अब यहाँ से इस रिएक्शन को हम फिर से लिख रहे हैं, ध्यान से देखो। हम यहाँ रिएक्शन का प्रोडक्ट कैसे बनेगा वो मैंने लिख दिया। चलो CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ से आपको लिख दिया गया C2H5, ध्यान रखना है, ये मैंने लिख दिया। प्लस यहाँ से मैंने क्या लिख दिया, H2O लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ से हम लोगों को प्रोडक्ट बनाना है, देखा जाए तो यहाँ से प्रोडक्ट बनाना तो आप सीख गए कि प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा। प्रोडक्ट आपका बन रहा था एसिड एक, CH3 C डबल बॉन्ड OH और प्लस में 2H5OH, ये प्रोडक्ट आपका बनेगा। अब यहाँ पर जो हम लिए हुए हैं वो आपका क्या है, ईस्टर, और ये आपका क्या है, वाटर। अब एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें इसका मात्रा आपको बहुत कम दिया हुआ है 0.01, नहीं आपको दिया हुआ है 0.01, इसका मात्रा दिया हुआ है 10 m यानी 10 दिया हुआ है। ठीक है, इसका आपको शुरू में मात्रा इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख रहे हैं शुरुआती मात्रा है, ये यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम लोग शुरुआती मात्रा, शुरुआती मात्रा हम लिख दिए, नहीं 0.01 और इसका है 10। अब चलो खर्च, अभिक्रिया शुरू हुई, नहीं तो अभिक्रिया शुरू हुई तो ये जितना था उतना खर्च हो गया, -0.01 खर्च हो गया। ये भी जितना ये खर्च होगा उतना ही ये खर्च होगा, क्योंकि इसका भी कोफिशिएंट कितना है, 1 है, और इसका भी कितना कोफिशिएंट है, 1 है। तो अगर ये 0.01 खर्च हुआ है तो ये भी खर्च होगा 0.01। नहीं, अब यहाँ पे बचा हुआ मात्रा लिखो, तो बचा हुआ मात्रा लिखो तो इसका 0.01 था, इतना खर्च हो गया, तो बचा कितना, 0। इसका कितना बचेगा, तो इसका लगभग 9.99 इतना आपको बचेगा, ध्यान रखना है। तो यहाँ से अगर देखें हम लोग तो इसका 0.01 था और पूरा का पूरा 0.01 खर्च हो गया, 0 मात्रा बचा। नहीं, लेकिन इसका मात्रा 10 था, 0.01 खर्च हुआ, 9.99 बच गया, यानी कि लगभग तो 10 बचा ही है ना, 9.99 को लगभग 10 कर सकते हैं। यानी इसका मात्रा जो है वो नगण्य मात्रा में खर्च हुआ, नहीं इसका जो मात्रा है वो नगण्य मात्रा में खर्च हुआ, लेकिन ये बेचारा तो कम था और कम का पूरा खर्च हो गया। नहीं, तो ऐसे अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक की मात्रा बहुत कम हो और दूसरे अभिकारक की मात्रा इसके सापेक्ष में बहुत ज्यादा हो, ठीक है, तो उस केस में अभिक्रिया का जो दर होता है वो सिर्फ उस अभिकारक पर निर्भर करता है, अभिक्रिया का दर सिर्फ उस अभिकारक पर निर्भर करता है जिस अभिकारक की मात्रा कम होती है, क्योंकि समय के साथ इसकी मात्रा ही बदल रही है, इसकी मात्रा ही बदल रही है। इसकी मात्रा में तो लगभग नगण्य बदलाव हुआ, जितना 10 इसका था और 0.01 खर्च हुआ तो नगण्य ही खर्च हुआ। तो ऐसा समझो कि इसकी मात्रा में समय के साथ कोई बदलाव ही नहीं हुआ, नहीं, और इसकी मात्रा में समय के साथ बदलाव हो गया। नहीं, अब किसी के पास 1 रुपया है, नहीं वही उसका संपत्ति है, 1 रुपया कोई छीन लिया, नहीं तो उसका तो सब कुछ छीना गया। लेकिन किसी के पास 1 करोड़ रुपया है और उसमें से कोई 1 रुपया छीन लिया तो समझो कुछ नहीं छीनाया,
ध्यान रखना है। नहीं तो अभिक्रिया का दर का मतलब क्या होता है? अभिक्रिया का दर का मतलब होता है कि समय के बदलाव के साथ अभिकारक की मात्रा में बदलाव होना चाहिए। तो यहाँ पर समय में बदलाव के साथ अभिकारक की मात्रा में बदलाव हो रहा है। इसका जितना संपत्ति था सब लूट गया, लेकिन इसका देखो 10 था, 10 में 0.01 खर्च हुआ, यानी कि नगण्य खर्च हुआ। तो इसकी मात्रा में कोई बदलाव नहीं हो रहा है समय के साथ, तो इसलिए अभिक्रिया का दर इस पर निर्भर नहीं करेगा। अभिक्रिया का दर सिर्फ इसकी मात्रा पर निर्भर करेगा। तो ऐसी अभिक्रिया को ही छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अगर अभिक्रिया का दर हम लोग देखें तो अभिक्रिया का दर लिखेंगे R बराबर K, नहीं, और यहाँ पर लिखाना चाहिए CH3 COO C2H5, नहीं, और यहाँ पर लिखा जाता है H2O, नहीं, लेकिन H2O आपका क्या हो गया? H2O जो है ये आपका कांस्टेंट हो गया, नहीं, इसकी मात्रा में बदलाव नहीं हो रहा है। तो इसको भी हम लोग मान लिए, तो R बराबर यहाँ से K, और इसकी मात्रा कांस्टेंट है तो इसको हम लोग K डैश मान लिए, ठीक है। तो K और मल्टीप्लाइड बाई यहाँ से K डैश, और ये हम लोग का आ गया CH3COO C2H5, ध्यान रखना है। तो अभिक्रिया का दर हम इसका इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह की अभिक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया। तो जनरली छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया हम लोग का पूछा हुआ नहीं है, नहीं, आपके एग्जाम में पूछा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी कोई पूछता है कि छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या है, नहीं, तो हम लोग कहेंगे यदि किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक की मात्रा बहुत कम हो और दूसरे अभिकारक की मात्रा पहले अभिकारक के सापेक्ष में बहुत ज्यादा हो, तो अभिक्रिया का दर सिर्फ उस अभिकारक पर निर्भर करता है, सिर्फ उस अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है जिसकी मात्रा क्या होती है? कम होती है, ध्यान रखना है। सिर्फ उसी की मात्रा पर डिपेंड करता है, ध्यान रखना है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट जो मैंने बताया उस पॉइंट को यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो पॉइंट मैंने बताया वो पॉइंट यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, ठीक है। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो अब हम लोग का अगला टॉपिक इसमें आता है शून्य कोटि की अभिक्रिया। नहीं, शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं भाई? नहीं, समझा जाए। देखो तो अगर हम लोगों को कोई रिएक्शन दिया हुआ है, नहीं, यहाँ पे हम लोग को लिखते हैं कि ये मान लो रिएक्टेंट है, ठीक है, और रिएक्टेंट जो है ये आपका बदल रहा है क्या चीज में? प्रोडक्ट में। तो अगर रिएक्टेंट आपका बदल रहा है प्रोडक्ट में और अगर ये शून्य कोटि की अभिक्रिया, तो हम क्या लिखेंगे? R बराबर K कंसंट्रेशन ऑफ R का पावर 0, नहीं, तो यहाँ से आपको आ जाएगा R बराबर K, क्योंकि किसी भी चीज का पावर 0 देंगे तो वैल्यू क्या आता है? 1 आता है, यानी यहाँ R बराबर क्या आ गया? K आ गया, ठीक है। तो कोई भी पूछता है अगर कि शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहेंगे, नहीं, कोई पूछता है पहला सवाल कि शून्य कोटि की अभिक्रिया जो है वो हम लोग किसे कहेंगे? चलो, तो अगर हम लोग ध्यान दें शून्य कोटि की अभिक्रिया, तो देखो तो यहाँ अभिकारक के सांद्रण का पावर क्या आ गया? 0। तो हम लोग कहेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है? तो एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का दर, अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, ध्यान रखना है। एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, ध्यान रखना है। तो एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। तो ध्यान रखना है शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहेंगे, ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। तो इसका डेफिनेशन आपको पूछ चुका है, नहीं, इसका डेफिनेशन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग ध्यान दें तो ये 2010 में आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2010 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, नहीं, 2010 में ये क्वेश्चन हम लोग को पूछ चुका है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है उसका डेफिनेशन आप दे सकते हैं, यहाँ से ध्यान रखना है, ठीक है। अब
हम लोग को ध्यान रखना है कि शून्य कोटि अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक की सांद्रता पर, अभिक्रिया का दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो देखो इसमें जो है हम लोगों का ग्राफ भी पूछ सकता है, तो ग्राफ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत सिंपल सा ग्राफ है। ये हम लोग ले लिए एक लाइन, इसको थोड़ा सीधा कर लिया जाए, सीधा हो गया। चलिए अब एक और लाइन हम लोग यहाँ से खींच दें, ये हम लोग का हो गया, ठीक है। चलो अब इसको थोड़ा सा हम लोग सही कर ले, हो गया। चलो अब यहाँ से हम लोग ग्राफ खींचे इसका, तो जो ग्राफ हम लोग का आएगा वो ऐसा कुछ स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, ध्यान रखना है। अब इसमें क्या है कि हम लोगों को देखा जाए तो ये जो है लाइन, ये अभिक्रिया के दर को रिप्रेजेंट कर रही है, आर को, और ये जो लाइन है वो अभिकारक की सांद्रता को निर्भर कर रही है, अभिकारक की सांद्रता, ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें क्या दिखा रहा है, देखो ध्यान से, अभिकारक की सांद्रता जो है वो इतनी हो गई, तो अभिक्रिया का दर देखो तो अभी भी कितनी है, इतनी ही है, यहीं तक है। अभिकारक की सांद्रता इतनी हो गई, बढ़ गई, फिर भी अभिक्रिया का दर कितना है, उतना ही है। अभिकारक की सांद्रता बढ़ गई, फिर भी अभिक्रिया का दर क्या है, उतना ही है। तो यहाँ पे अभिकारक की सांद्रता बढ़ने के साथ क्या अभिक्रिया की दर प्रभावित हो रही है, नहीं हो रही है। तो यह ग्राफ क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, शून्य कोटि की अभिक्रिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ सकते हैं। अगला हम लोग को दिया हुआ है यहाँ पे टी हाफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो इसके पहले हम लोग, चलो इसके पहले हम लोग क्या देखेंगे यहां से, शून्य कोटि अभिक्रिया का गतिकी समीकरण, कोटि अभिक्रिया का शून्य कोटि अभिक्रिया का गतिकी समीकरण हम लोग को देखना होगा। चलो तो शून्य कोटि अभिक्रिया का गतिकी समीकरण हम लोग देखें अगर, तो जैसे प्रथम कोटि का निकाले थे वैसे शून्य कोटि का आप निकाल सकते हो, ध्यान रखना है। चलो हम लोग सेम बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे, यहाँ से लिखेंगे रिएक्टेंट कन्वर्ट कर रहा है प्रोडक्ट में, टी बराबर 0 पर इसका अमाउंट है ए, इसका अमाउंट है 0, टी बराबर टी टाइम पर इसका एक्स खर्च हो गया, इसका एक्स बन गया, टी बराबर टी टाइम पर ये हम लोग का बच गया ए माइनस एक्स, ए में से एक्स खर्च हुआ बच गया ए माइनस एक्स, ये बच गया एक्स। अब लिखेंगे टी समय पर, बिल्कुल जैसे प्रथम कोटि के थे वैसे ही करेंगे, टी समय पर, टी समय पर अभिक्रिया का दर, तो टी समय पर अभिक्रिया का दर किस पे निर्भर करता है, अभिक्रिया का दर यानी कि dx बाई dt बराबर हम क्या लिखेंगे के ए माइनस एक्स। नहीं, टी समय पर अभिक्रिया का जो दर होता है वो डिपेंड करता है कि टी समय पर कितना अभिकारक आपका बचा हुआ है, तो ए माइनस एक्स अभिकारक बचा हुआ है तो ए माइनस एक्स हम लिखेंगे, तो डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू के ए माइनस एक्स, ऐसा हम लिखेंगे। चलो अगले पॉइंट पे आ जाए। अब यहां से हम लोग जानते हैं कि ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है, हम यहाँ लिखेंगे कि शून्य कोटि की अभिक्रिया है, ये शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो अगर शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू के ए माइनस एक्स का पावर 0, क्योंकि शून्य कोटि अभिक्रिया में अभिकारक के सांद्रण का पावर क्या होता है, 0 होता है, तो मैंने 0 यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू के, क्योंकि ए माइनस एक्स का पावर 0 तो वैल्यू क्या आ गया 1। अब यहाँ से लिखेंगे हम लोग डी एक्स इज इक्वल्स टू के डी टी। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे जैसे उसमें किए थे फर्स्ट ऑर्डर में, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन डी एक्स इक्वल्स टू ये कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा डी टी, यहाँ से हम लोग को आ जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू के डी टी का इंटीग्रेशन टी, अब प्लस में कांस्टेंट आएगा सी, ये हम लोग को आ गया। अब यहाँ से हम लोग सी का मान निकालेंगे, ठीक है, यहाँ से हम लोग निकालेंगे सी का मान, टी बराबर
जीरो पर। नहीं, टी का मान हम लोग निकालेंगे, सी का मान टी बराबर जीरो पर। चलो भाई निकाल के चेक करते हैं। टी का मान टी बराबर जीरो पर निकाल के चेक किया जाए तो देखो तो टी बराबर जीरो पर अगर देखें, टाइम का वैल्यू जब जीरो है उस समय एक्स का वैल्यू क्या है, जीरो है। एक्स का वैल्यू उस समय क्या है, जीरो है। नहीं तो वही हम लिख रहे हैं कि एट टी बराबर जीरो एक्स बराबर जीरो। चलो अब इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दो। नहीं तो एक्स का मान जीरो रखो बराबर के टी है, टी का वैल्यू यहाँ पे जीरो रखो, प्लस में सी रखो। इस इक्वेशन में हमको सब पुट करना है, इसको इक्वेशन 1 मान लो। नहीं तो टी का वैल्यू इसमें जीरो पुट करो और इसमें एक्स का वैल्यू जीरो पुट करो, तुमको सी का वैल्यू निकल जाएगा। तो सी का वैल्यू तुमको क्या आ गया, सी का वैल्यू जीरो आ गया। अब तुमको जो सी का वैल्यू जीरो आया, यहाँ पर तुमको सी का वैल्यू क्या आ गया, जीरो। अब जो सी का वैल्यू तुमको जीरो आया, इस वैल्यू को अब इक्वेशन 1 में पुट करो तो तुम्हारा आ जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू के टी। यही जो एक्स इज इक्वल्स टू के टी आया, यही है हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन का गतिकी समीकरण। इसी को कहते हैं हम लोग शून्य कोटि अभिक्रिया का, शून्य कोटि अभिक्रिया का गतिकी, शून्य कोटि अभिक्रिया का गतिकी समीकरण ये कहलाएगा। ध्यान रखना है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, शून्य कोटि अभिक्रिया का गतिकी समीकरण। तो ये हम लोग को बता दिया गया, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो ये क्वेश्चन आपका अभी बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा है, नहीं, लेकिन प्रथम कोटि अभिक्रिया का बार बार पूछ चुका है, तो पॉसिबिलिटी है कि शून्य कोटि का पूछ सकता है। नहीं तो इसलिए मैंने उसको आपको ढंग से बता दिया, तो इसको आप देख लीजिएगा, आसान है, बिल्कुल आप आसानी से देख सकते हो। ठीक है, चलो अगले पॉइंट में आ जाओ। अब यहां से बोल रहा है टी हाफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। नहीं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ का वैल्यू निकालना है। चलो तो हमको अभी क्या आया था, x बराबर के टी, यही हम लोग को आया था। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए गतिकी समीकरण हम निकाले थे, तो यही हम लोग को आया था x बराबर के टी। चलो अब हम लोग ध्यान दें तो हम लोग को टी हाफ का मान निकालना है। तो टी हाफ का मतलब होता है वह समय जिस समय पर अभिकारक की मात्रा आधी हो जाए। नहीं, यानी आप 10 ग्राम अभिकारक लिए थे तो 10 ग्राम में से 5 ग्राम बच जाए, 5 ग्राम खर्च हो जाए। ध्यान रखना है, तो वह समय जिस समय पर अभिकारक की आधी मात्रा क्या होती है, खर्च जाती है, उसे क्या कहते हैं, टी हाफ। ध्यान रखना है। अब हम लोग प्रथम कोटि अभिक्रिया का टी हाफ निकाले थे, वो था हम लोग का 0.693 बटा के। वो कितना आया था, 0.693 बटा के आया था। नहीं, अब यहाँ पे हम लोग को निकालना है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ का मान। तो क्या करेंगे, एक्स के जगह पर क्या रख देंगे, बस a/2, क्योंकि एक्स क्या है, खर्च हुई मात्रा या उत्पाद की मात्रा। एक्स बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, उत्पाद की मात्रा। नहीं, के क्या है, वेग स्थिरांक। टी क्या है, समय। ध्यान रखना है, यानी एक्स उत्पाद बनने में कितना समय लगा ये हमको मालूम चल जाएगा इस समीकरण से। अब हमको टी हाफ निकालना है। नहीं तो ध्यान रखना है, एट टी हाफ, यानी इस टी की जगह पर अगर आप टी हाफ करोगे, एट टी हाफ, देन एक्स बराबर क्या आ जाएगा, एट टी हाफ एक्स बराबर क्या आएगा, a/2, यानी अभिकारक की मात्रा आधी खर्च जाएगी। देखो यहाँ मैं समझा दे रहा हूँ, रिएक्टेंट बदल रहा है प्रोडक्ट में, t बराबर जीरो पर, यहाँ पर इसका मात्रा भी a लिए थे, इसका मात्रा जीरो लिए थे। t बराबर t टाइम पर इसका x अमाउंट खर्च हुआ था, इसका x अमाउंट बचा था। तो अब यहाँ पर हम लोग x नहीं लिखेंगे, क्या हम निकाल रहे हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया में हम लोग को, शून्य कोटि की अभिक्रिया में हाफ लाइफ निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर t का मतलब t हाफ, यानी आधा खर्च होना चाहिए। तो आधा कितना खर्च होगा, -a/2, तो ये a/2 आपका बनेगा। तो यहाँ पर x के जगह पर क्या आ गया, a/2। जब t हाफ आप निकालोगे, यहाँ पर t हाफ, t बराबर t हाफ निकालोगे, तो x के जगह पर क्या होगा, a/2, क्योंकि अभिकारक a है और एक आधा कितना, a/2। तो वही मैंने कहा कि एट टी हाफ देन x बराबर a/2। नहीं, यहाँ पे थोड़ा और अच्छा से लिखे हम लोग, एट टी बराबर टी हाफ, जब t का वैल्यू टी हाफ हो जाए देन x बराबर क्या हो जाएगा, a/2। अब इसमें पुट करो, यहाँ पे पुट करो, x का वैल्यू a/2 पुट करो, बराबर k पुट करो, और t को क्या कर दो, t हाफ कर दो। ठीक है, t को कर दो t हाफ। अब चलो यहाँ से लाइन खींचो, यहाँ से अब तुम लाइन खींचोगे, तुमको t हाफ का मान निकालना है, तो क्या आ जाएगा, k को यहाँ भेज दो, तो t हाफ इज इक्वल्स टू a/2 क्या आ जाएगा,
टी हाफ इज इक्वल्स टू आ जाएगा A/2K। नहीं तो ये तुमको फॉर्मूला किसका निकल गया, ये तुमको फॉर्मूला निकल गया शून्य कोटि अभिक्रिया के टी हाफ का फॉर्मूला तुमको निकल गया। इस फॉर्मूला को तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे टी हाफ का वैल्यू A/2K और A क्या है, अभिकारक की मात्रा, अभिकारक की शुरुआती मात्रा, अभिकारक की शुरुआती मात्रा। ध्यान रखना है। जबकि प्रथम कोटि का टी हाफ याद करो, प्रथम कोटि का टी हाफ का वैल्यू था 0.693 डिवाइडेड बाई के, ये फॉर्मूला था। नहीं तो ये जो फॉर्मूला हम लोग लिखे थे किसके लिए था, ये हम लोग का था प्रथम कोटि के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए था। ये आपका था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए दिया गया था। नहीं और ये आ गया शून्य कोटि के लिए। तो यहाँ पर कहीं भी ए दिख रहा है, नहीं, यहाँ पर ए दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ का जो टी हाफ है वो अभिकारक की शुरुआती मात्रा पर निर्भर करता है, और प्रथम कोटि का जो टी हाफ है वो अभिकारक की शुरुआती मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नहीं कि शून्य कोटि का अर्ध आयु, शून्य कोटि का अर्धायु, शून्य कोटि का अर्ध आयु अभिकारक की सांद्रता पर, अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। ध्यान रखना है। तो ये बात हम लोग को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। उसका फॉर्मूला भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। चलो अब अगले पॉइंट पे आ जाओ। अगला इसमें दिया हुआ है आपको टॉपिक, आंतरिक ऊर्जा किसे कहते हैं, इंटरनल एनर्जी किसे कहते हैं। ये भी आपका पूछ चुका है, नहीं सब पूछता है हम लोग को, तो बस इसका डेफिनेशन ध्यान रखना है। नहीं जो हम लोग को डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है बस उसको याद कर जाना। लिखा हुआ है किसी भी अभिक्रिया या पदार्थ के पास उपस्थित उसकी अपनी ऊर्जा आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। बिल्कुल सिंपल है। किसी पदार्थ के पास नहीं जो उसकी अपनी ऊर्जा होती है जिनको वो उपयोग करता है, उसी ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। ध्यान रखना है, इंटरनल एनर्जी कहते हैं। चलो अगला हम लोग को इसमें आ रहा है थ्रेशोल्ड एनर्जी किसे कहते हैं, देहली ऊर्जा किसे कहते हैं। ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी या देहली ऊर्जा किसे कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका पूछ चुका है बोर्ड एग्जाम में, हम बता भी दे रहे हैं आपको, ये सब पूछा हुआ है। मैंने आपको पीडीएफ भेज दिया हुआ है इसका, ठीक है। उस पीडीएफ में आप देखिएगा ये सब पूछ चुका है आपका, ठीक है। अभिक्रिया औसत तात्क्षणिक अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं, प्रथम कोटि अभिक्रिया कोटि, प्रथम कोटि हाँ 2011 और 2016 में पूछ चुका है। ये 2011 में भी पूछ चुका है और 2016 में भी ये क्वेश्चन आपका पूछ चुका है। थ्रेशोल्ड ऊर्जा को परिभाषित करें, ध्यान रखना है। तो ये सब पूछ चुका है, डायरेक्टली डेफिनेशन बस ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है देखो, तो हम लोग को डेफिनेशन, किसी भी अभिक्रिया को पूर्ण करने के लिए या अभिक्रिया को शुरू करने के लिए कुल, यहाँ पर ये कुल है, ध्यान रखना है, कुल जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी ऊर्जा को देहली ऊर्जा कहते हैं। जैसे इसको एग्जांपल समझ सकते हो तुम, नहीं जैसे मान लो A + B, नहीं ये दोनों अभिक्रिया करना चाहते हैं और अभिक्रिया करके आपको बनाना चाहते हैं क्या, एक प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं जिसको हम लोग C बोल रहे हैं, ठीक है। ये एक प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, C। चलो A + B से आपका C बनना चाहता है, A + B से क्या बनना चाहता है, C बनना चाहता है। चलो अब एक के पास आंतरिक ऊर्जा मान लो कि 20 जूल है, इसके पास आंतरिक ऊर्जा मान लो कि 30 जूल है। नहीं अब इसके पास ये जो 20 लिखा गया तो 30 लिखा गया, ये ए और बी की क्या है, आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब सी बनाने के लिए जो कुल ऊर्जा चाहिए, ध्यान रखना, सी की ऊर्जा हम नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि ये उत्पाद, ये जो सी उत्पाद है इसको बनाने के लिए, यहां लिख रहे हैं देखो, सी को बनाने के लिए जो कुल ऊर्जा चाहिए, जो कुल ऊर्जा चाहिए वो मान लो कि चाहिए हम लोग को 80 जूल। कितना चाहिए, 80 जूल। तो प्रोडक्ट बनाने के लिए जो कुल ऊर्जा चाहिए इसी को हम लोग कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी,
इसी को हम लोग कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। ध्यान रखना है, ये आपका कहलाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी, ध्यान रखना है, ठीक है, जिसको आप देहली ऊर्जा भी कहते हैं। तो इन दोनों की ऊर्जा जुड़ के कितनी हो रही है? 50 जूल। इनकी आंतरिक ऊर्जा अभिकारकों की कितनी है? 50 जूल। नहीं, हमको चाहिए कितना? 80 जूल। तो हम लोग को एक्स्ट्रा कितना देना पड़ेगा? 30 जूल। तो ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी आप देते हैं, इस एक्स्ट्रा एनर्जी को हम लोग कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। इसको हम लोग कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको संक्रियन ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपको कितनी बार पूछ चुका है, संक्रियन ऊर्जा किसे कहते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोले कि अभिकारकों के पास जो अपनी ऊर्जा होती है उसे कहते हैं आंतरिक ऊर्जा। उत्पाद बनाने के लिए जो कुल ऊर्जा चाहिए उसे कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। और अभिकारकों के पास नहीं, अभिकारकों को अभिक्रिया करने के लिए जो अलग से ऊर्जा दी जाती है, आंतरिक ऊर्जा के अलावा जो अलग से ऊर्जा दी जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि संक्रियन ऊर्जा कहते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हम लोग का आ गया एक्टिवेशन एनर्जी, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संक्रियन ऊर्जा हम लोग कहते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। तो संक्रियन ऊर्जा का डेफिनेशन अगले पेज में लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। एक्टिवेशन एनर्जी, संक्रियन ऊर्जा किसे कहते हैं? तो देख लो, किसी भी अभिक्रिया को शुरू करने के लिए अभिकारक को आंतरिक ऊर्जा के अलावा जो अतिरिक्त ऊर्जा, यानी जो अलग से ऊर्जा प्रदान की जाती है, उसी ऊर्जा को संक्रियन ऊर्जा कहते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। तो संक्रियन ऊर्जा का डेफिनेशन भी आपको पूछ चुका है, ध्यान रखना है। संक्रियन ऊर्जा का डेफिनेशन भी आपको पूछ चुका है 2013 में और 2015 में। 2013 में और 2015 में ये क्वेश्चन आपको पूछ चुका है कि संक्रियन ऊर्जा क्या है, ठीक है। और ये भी पूछ चुका है, नहीं इसी में 2013 2015 में, कि संक्रियन ऊर्जा, ध्यान रखना है, किसी भी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक और संक्रियन ऊर्जा में संबंध स्थापित करें, ध्यान रखना है, ठीक है। तो संक्रियन ऊर्जा और वेग स्थिरांक में जो संबंध स्थापित करना है, देख लो बाबू, ये हो गया आपका फॉर्मूला जो आर्हेनियस के द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो जब डिटेल केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाया है मैंने, तो इसको बताया है आपको, नहीं के बराबर ए ई का पावर माइनस ई ए बाई आर टी। तो ये 2 मार्क्स में अगर पूछता है कि संक्रियन ऊर्जा क्या है, तो परिभाषा दे दीजिए। नहीं, उसके बाद पूछता है कि संक्रियन ऊर्जा और वेग स्थिरांक में संबंध बताइए, तो ये फॉर्मूला लिख दीजिए, के बराबर ए ई का पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ये जो समीकरण है इसको आर्हेनियस इक्वेशन कहते हैं, आर्हेनियस साहब ने दिया था, इसको क्या कहा जाता है? आर्हेनियस इक्वेशन कहा जाता है, ध्यान रखना है, ये आपका आर्हेनियस इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ पर सबका मतलब समझ लीजिए, यहाँ पर जो के है इसको कहते हैं वेग स्थिरांक, के को हम लोग कहते हैं वेग स्थिरांक, ध्यान रखना है। यहाँ पर ए जो है ये आपका है फ्रीक्वेंसी फैक्टर, नहीं, या इसको आर्हेनियस कांस्टेंट भी कहते हैं, आर्हेनियस स्थिरांक, आर्हेनियस कांस्टेंट यानी आर्हेनियस स्थिरांक भी आप इसको कह सकते हैं, आर्हेनियस स्थिरांक या फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी इसको कहा जाता है, आवृत्ति कारक, फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी इसको कहा जाता है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर ये आपका हो गया, ध्यान रखना है, ठीक है। फिर यहाँ पर ई, ये तो एक्सपोनेंशियल है, ये आपका कुछ नहीं है, क्या है आपका? एक्सपोनेंशियल है, ध्यान रखना है, ठीक है। फिर यहाँ पर ई ए लिखा हुआ है, तो उसका मतलब समझ लीजिए, ई ए इसी का मतलब है संक्रियन ऊर्जा। संक्रियन ऊर्जा को ई ए से ही रिप्रेजेंट किया जाता है, ये हो गया आपका संक्रियन ऊर्जा, ठीक है। यहाँ पर आर लिखा हुआ है, आर का मतलब पहले से आप जानते हो, आर का मतलब होता है गैस स्थिरांक, गैस स्थिरांक। चूंकि यहाँ ऊर्जा की बात हो रही है तो आर का वैल्यू याद रखिएगा, जूल में 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, इसका वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा न्यूमेरिकल बनाने के लिए। और टी का वैल्यू, टी का मतलब होता है टेम्परेचर, टी का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर, ताप, ठीक है। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका 2013 में पूछ चुका है, 2015 में पूछ चुका है कि संक्रियन ऊर्जा किसे कहते हैं, पहला बात। दूसरा पूछा है कि वेग स्थिरांक और संक्रियन ऊर्जा में रिलेशन के लिए कोई फॉर्मूला है तो उसको भी लिखिए, नहीं तो ये फॉर्मूला है के बराबर ए ई का पावर माइनस ई ए बाई आर टी, जिसमें सबका मतलब क्या है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो तो यहाँ से हम लोग को दिया गया आर्हेनियस इक्वेशन के बराबर ए ई का पावर माइनस ई ए बाई आर टी, ये लगाया गया। अब हम लोग दोनों तरफ इसमें लॉग लेंगे, टेकिंग एल एन बोथ साइड,
इसमें दोनों तरफ आप लॉग ले सकते हो। ln का मतलब क्या है, लॉग टू द बेस ई। इस ln का मतलब क्या होता है, लॉग टू द बेस ई आप ले रहे हैं। चलो लगाते हैं हम लोग ln। तो ln के बराबर यहाँ लिखेंगे ln ए ई का पावर माइनस ई ए बटा आर टी। यहाँ से लिख सकते हैं ln के बराबर, ये देखो तो लॉग ए गुना ये बी, इसको पूरा ए मानो, आई गुना है बीच में, इसके बीच में क्या है गुना, और ये पूरा का पूरा बी है, तो लॉग ए गुना बी को आप लिखते हो लॉग ए प्लस लॉग बी। तो ln का पावर माइनस ए बटा आर टी लिखेंगे। यहाँ से हम लोग को देखा जाए तो ln ए बराबर यहाँ से आ जाएगा ln ए, और ये आपका माइनस ई ए बाई आर टी आगे आ जाएगा माइनस ई ए बटा आर टी, जो भी ई का पावर होगा वो आगे आ जाएगा, और यहाँ बच गया ln ई, ध्यान रखना है। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं ln के बराबर ln ए माइनस यहाँ आ जाएगा आपका ई ए बटा आर टी, क्योंकि ln ई का मान 1 होता है जी, ध्यान रखना है ln ई का मान कितना होता है 1 होता है। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि ln का मतलब क्या है, ln का मतलब है log टू द बेस ई, यहाँ पर पावर भी आ गया, तो बेस और पावर दोनों सेम, तो वैल्यू क्या आएगा 1। तो यहाँ से ln ई का वैल्यू क्या आ गया 1। तो चलो हमारा इक्वेशन क्या आ गया, वही जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है आर्हेनियस का, उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को बस लॉग के फॉर्म में बदल रहे हैं, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम लोग नहीं सॉल्व करते हैं, लॉग फॉर्म ही सॉल्व करते हैं। तो ln के बराबर ln ए माइनस ई ए बटा आर टी। ठीक है, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो सॉरी सॉरी देखा जाए तो हम लोग का इधर आ गया है, उसी को उतार रहे हैं पहले। ln के बराबर यहाँ पर आया हुआ है आपका ln ए माइनस ए बटा आर टी, यही हम लोग को आया हुआ है। अब यहाँ से देखो हम लोग क्या लिखेंगे, ln के बराबर माइनस ई ए बाई आर टी को पहले लिख दो माइनस ई ए बटा आर टी, और प्लस में क्या लिख दो ln ए। अब ये ln का मतलब लॉग द बेस ई है, अब लॉग द बेस ई को हम बदलना है लॉग द बेस 10 में, तो 2.303 से गुना करते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2.303। अब इसको लिखेंगे लॉग के, अब यहाँ पर लॉग के का मतलब लॉग टू द बेस 10 है, बराबर माइनस ई ए बटा आर टी, प्लस इसको लिखेंगे तो लिखेंगे 2.303, यहाँ पे आ जाएगा लॉग ए, ये आपको आ जाएगा। अब यहाँ से 2.303 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, डिवाइड दिस इक्वेशन बाई 2.303, दोनों तरफ डिवाइड कर दो। यहाँ डिवाइड करोगे तो कट जाएगा, बच जाएगा सिर्फ लॉग के बराबर, यहाँ पर डिवाइड करोगे तो आ जाएगा माइनस ये बट्टा में आ जाएगा 2.303 आर टी, प्लस यहाँ पे जब डिवाइड करोगे तो कट जाएगा और बच सिर्फ जाएगा लॉग ए, ध्यान रखना है। तो ये एक इक्वेशन है जिस पे आधारित हम लोग का न्यूमेरिकल आपको पूछ सकता है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो लॉग के बराबर, तो के तो आपका वेग स्थिरांक है, ये एक्टिवेशन एनर्जी आर, गैस स्थिरांक टी, टेम्परेचर, और ए आर्हेनियस कांस्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, कभी कभी क्या करता है कि पूछ दिया कि संक्रियन ऊर्जा क्या है, ठीक है, और संक्रियन ऊर्जा तथा वेग स्थिरांक में संबंध बताएं। तो उस केस में अगर 2 मार्क्स का पूछेगा, 2 मार्क्स का अगर पूछेगा तो उस केस में तो आप ये काम कीजिएगा, ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन अगर 5 मार्क्स में पूछ दिया, जो कि पूछा भी हुआ है, तो आपको क्या करना है, ये पूरा लिखना पड़ेगा, और साथ साथ में नहीं ये प्रूफ भी आपको दिखाना पड़ेगा, तब आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसलिए बढ़िया से इसको रिवाइज कर जाइएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़े हम लोग। अगला हम लोग को लिखा हुआ है अलग अलग ताप पर वेग स्थिरांक, नहीं ये हम लोग का लास्ट पॉइंट है, अलग अलग ताप पर वेग स्थिरांक हम लोग को बताया जा रहा है। ठीक है, चलो तो हमको पता है पहले से, हम लोग क्या पता है, हम लोग पहले से जानते हैं, हम लोग ये चीज पहले से जानते हैं कि ताप एक ही अभिक्रिया में अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो वेग स्थिरांक का मान भी चेंज करता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं भाई, माना कि T1 ताप पर, T1 ताप पर वेग स्थिरांक, माना कि T1 ताप पर वेग स्थिरांक बराबर K1, नहीं
अब फिर माना कि T2 ताप पर, एक ही अभिक्रिया के लिए T2 ताप पर वेग स्थिरांक बराबर K2। नहीं, टेम्परेचर चेंज करोगे T1 से T2 तो वेग स्थिरांक हो जाएगा K1 से K2। ठीक है, अब आपके पास फॉर्मूला जो है उसको हम यहाँ लिख देना है। अभी जो फॉर्मूला मैंने साबित किया है यहाँ पर, हम लोग फॉर्मूला निकाले थे अभी, log K बराबर 2.3 सॉरी माइनस EA बाई RT। यहाँ से हम लोग को आया था माइनस EA बट्टा 2.303 RT, ऐसा हम लोग को फॉर्मूला आया था, प्लस log A। ये फॉर्मूला अभी हम कुछ देर पहले साबित किए थे। ठीक है, अब इसी फॉर्मूला को यूज करना है। चलो, अब T1 टेम्परेचर पर इस फॉर्मूला को लिखो, तो T1 टेम्परेचर पर वेग स्थिरांक का मान कितना है K1, तो यहां पर हम K1 यूज करेंगे। देखो तो हम लिख रहे हैं इस पर log K1 लिख दिए बराबर माइनस EA बट्टा 2.303 R और T के जगह पर क्या लिख दिया यहाँ पर T1 प्लस log A, ये लिख दिया गया, ये इक्वेशन 1 बन गया। नहीं, ये T1 टेम्परेचर पे हो गया। अब T2 टेम्परेचर पे लिखो तो क्या होगा, log K2 बराबर माइनस EA बट्टा 2.303 R और यहाँ पर T2, अब प्लस में log A लिख दिए। नहीं, ये हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान रखना है। अब अच्छा, हम इसको तो क्या करते हैं, इसको ऊपर लिखते हैं, ओ सॉरी, चलिए, तो ये हम लोग का दिया गया, सिलेक्ट करने पर पूरा पेज ही सिलेक्ट हो जा रहा है। हम लोग यहाँ पे आ जाए, चलो, तो ये हम लोग को लिखा गया, ध्यान रखना है। हम लोग एक इसको इक्वेशन 1 मान लिए और इसको इक्वेशन 2 मान लिए, दो इक्वेशन आपको आ गया। अब हम लोग 2 में से 1 को घटाना चाहते हैं। नहीं, 2 में से 1 को हम लोग घटाना चाहते हैं, चलो घटा दिया जाए। देखो तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, देखो तो इक्वेशन 2 था हमारा log K2 बराबर माइनस EA बट्टा 2.303 R T2 प्लस log A, ये था। और इसको लिखेंगे तो log K1, देख रहे हो 2 माइनस 1 करना है, तो 2 वाले को पहले लिखे, अब माइनस 1 को लिख रहे हैं, बराबर माइनस EA बट्टा 2.303 R T1 और प्लस में यहाँ पर log A सकते हैं। अब यहाँ से देखा जाए तो हम इसको सॉल्व करें, माइनस करना है तो यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लगाएंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस लगाएंगे, घटा रहे हैं ना भाई तो साइन चेंज कर जाएगा। अब लिखेंगे क्या आ जाएगा, log K2 माइनस log K1 बराबर, यहाँ पे माइनस था तो प्लस हो गया, अब इसको पहले उतार रहे हैं, EA बट्टा 2.303 R, तो ये तो इसमें भी है, इसमें भी है, कॉमन निकल गया, यहाँ बच क्या गया 1/T1, फिर यहाँ पर माइनस और ये तो कॉमन निकल गया, तो बचा क्या 1/T2 और ये log A से log A कैंसिल हो गया। नहीं, अब देखो ये log A माइनस log B, तो log A माइनस log B का फॉर्मूला होता है log A बाई B, तो log K2 बट्टा K1 बराबर EA बट्टा 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। तो ये फॉर्मूला भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये भी पूछा कि भाई गड़बड़ हो जा रहा है तो ऐसे ही कर दिया जाए। चलिए, ये भी आपका पूछ चुका है कि दो अलग अलग ताप पर वेग स्थिरांक का जो फॉर्मूला होता है उसको दिखाएं। नहीं, तो इस तरह से आपको दिखाना होगा, जैसे मैंने आपको अभी यहाँ पर करके दिखाया, देख रहे हो, अलग अलग ताप पर वेग स्थिरांक। नहीं, तो हम लोग T1 ताप पर K1 मान लिए, T2 ताप पर K2 मान लिए, इक्वेशन लिख दिए, 2 माइनस 1 कर दिए और सॉल्व करके हम लोग दिखा दिए। तो 2 मार्क्स में आएगा तो इतना आपको करना पड़ेगा, 2 या 3 मार्क्स में पूछता है तो भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो, तो यहाँ से अगर देखें हम लोग, तो हम लोग का केमिकल काइनेटिक्स आपका रिवाइज कर दिया गया। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स हम रिवीजन कर लिए। ठीक है, अब अगले क्लास में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स पे प्रॉब्लम करेंगे।
ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम है उनको करेंगे। ये सब जितना भी हम लोग कराएं ये सब सब्जेक्टिव प्रॉब्लम पे आधारित था। प्लीज इसको याद कर जाइएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इतना से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ध्यान रखना है, ठीक है। इतना से बाहर क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, एकदम कंफर्म है, इसलिए इसको जरूर 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 याद कर जाइएगा, ठीक है। आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी। कहीं भी दिक्कत होगा आप हमसे डिस्कस, ठीक है। ओके, थैंक यू।